हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं अपने यूट्यूब चैनल क्लियर कंसेप्ट साइंस क्लासेस में आप सबका स्वागत करता हूं। मैं अनीश कुशवाहा आप सबको क्लास 10th का मैथ चैप्टर नंबर 4 जिस चैप्टर का नाम है द्विघात समीकरण पढ़ाने वाला हूं। ये वन शॉट वीडियो है। इसमें एक ही वीडियो में सारे एक चैप्टर के पूरे क्वेश्चन करा दिए जाएंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे। जिसमें आपको पहला स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा, समीकरण 5x² - 3x + 2 = 0 के मूलों का योग बताना है। ठीक है, ये आपका पहला क्वेश्चन है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ठीक है, इस पर आप ध्यान रखेंगे। कह रहा है कि इसका क्वेश्चन कह रहा है कि 5 समीकरण हमारा है 5x² - 3x + 2 = 0 के मूलों का योग बताना है। ठीक है, सबसे पहले हम तुलना करते हैं x² + bx + c = 0 से। क्या करने पे? तुलना करने पर। ठीक है, ये हमारा जो है ax² + bx + c = 0 जो है वे द्विघात समीकरण का व्यापक रूप है। आपको याद होना चाहिए कि ये द्विघात समीकरण का क्या है? व्यापक रूप है। ठीक है, तो यहाँ से a = आएगा आपका 5, b = आएगा -3 और c = आएगा आपका 2। ठीक है, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि मूलों का योग बताना है। क्या बताना है आपको? मूलों का योग। मूलों का योग का सूत्र आपने पढ़ा होगा, अल्फा + बीटा बराबर होता है -b/a। तो -b कितना है? -3 है, तो -3 अब बट्टे कितना? 5, यानी आ जाएगा आपका 3 बट्टे कितना? 5। ये हमारा क्या होगा? आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? पहला सही है। ठीक है, हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। ये आपका दूसरा क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि समीकरण 3x² + 12x + c = 0 के मूल समान हो तो c का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए द्विघात समीकरण में एक बात आप हमेशा याद रखेंगे कि कोई भी इक्वेशन देगा, मूलों की जिक्र करे, मूलों का योगफल पूछे, मूल समान है तो k का, c का, m का, किसी चीज़ का मान ज्ञात करने के लिए क्या है? सबसे पहले हम तुलना करते हैं किससे? द्विघात समीकरण के व्यापक रूप ये ax² + bx + c = 0 से। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो हमारा समीकरण दिया है उसको पहले नोट करेंगे। यहाँ पे इक्वल टू क्या है? 0। सबसे पहले इसका तुलना करेंगे, x² + bx + c। ये क्या है? द्विघात समीकरण का व्यापक रूप से क्या करने पे? तुलना करने पर। तुलना करेंगे तो a = 3 आएगा, b = 12 आएगा, c बराबर हमारा ये कैपिटल C है। ठीक है, ये क्या आपका? कैपिटल C में स्मॉल c होगा। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे चूंकि इसके मूल क्या आपके हैं? समान है, इसलिए जब कोई भी मूल समान होता है तो उसका जो विविधकर होता है वह 0 के बराबर होता है। क्लियर है आपको? ठीक है, जब इसका विविधकर 0 के बराबर होगा तो इसका विविधकर का सूत्र यहाँ पर रख दें, b² - 4ac = 0। b का मान रख देंगे 12, तो 12 का वर्ग -4, a का मान है 3, c का मान है c, बराबर क्या हो जाएगा? 0। तो ये हो जाएगा 144। 12 का वर्ग 144, 4 × 3 = 12, c = क्या होगा? 0। तो ये -12c बराबर -100। तो ये गुणा में इधर जाके क्या करेगा? भाग करेगा, आपका कट जाएगा ये। तो c = कितना आएगा आपका? 12 आएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो 12 यानी ऑप्शन नंबर 3 सही है आपका इसमें। ठीक है, अब लोग आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे। ठीक है, देखिए कह रहा है कि समीकरण दिया हुआ है x/8 = 8/x। ठीक है, तो कह रहा है इसके मूल होंगे। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन का आप ध्यान से, बहुत कन्फ्यूजन है। इसका गुणा करेंगे तो x² होगा, 8 और 8 का गुणा करेंगे तो 64 होगा। अब इधर स्क्वायर इधर जाएगा तो अंडर रूट बनेगा, तो 64 हो जाएगा। तो x = जब अंडर रूट से बाहर निकलेगा तो इसका 8 होगा वर्गमूल। ठीक है, तो आप लोग जल्दीबाजी में क्या करेंगे, जैसे 8 आएगा तो आप पहले वाले ऑप्शन पे क्या कर देंगे? ट्री कर देंगे।
यही ना आप करेंगे कि 8 का वर्गमूल 64, 64 का वर्गमूल 8 होता है, तो 8 आ गया, तो आप लोग क्या करेंगे 8 पे ट्रिक करके आपको लगेगा कि ऑप्शन हमारा सही है, लेकिन ये 8 आपका ऑप्शन क्या है, गलत है। आपको पता होना चाहिए कि अंडर रूट से कोई भी संख्याएं निकलती है तो उसके दो मान होते हैं, एक प्लस में होता है और एक माइनस में होता है। इस द्विघात समीकरण में जितने भी मान आएंगे, अगर अंडर रूट से कोई भी संख्या निकलेगी तो उसके हमेशा दो ही मान होंगे, एक प्लस होगा और एक क्या होगा, माइनस। तो ऑप्शन नंबर इसमें 3 सही होगा, न कि पहला सही होगा। क्लियर है? आई होप कि आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। ठीक है, कोई भी संख्या अगर रूट से बाहर निकलेगी तो उसके दो मान होंगे, एक प्लस में होगा और एक माइनस में होगा। ये अगला क्वेश्चन है, कह रहा है इसका विविधकर ज्ञात करना है। सबसे पहले मैंने बोला विविधकर हो या मूल पूछे या मूलों का योग पूछे, मूलों का गुणनफल पूछे, हमें सबसे पहले क्या करना है, तुलना करना है। बराबर 0, तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से तुलना करने पर, तुलना करेंगे तो ए बराबर 1 होगा, बी बराबर माइनस, यहाँ पे इसका गुणांक 1 है, इसका भी गुणांक 1 है, और सी बराबर -1। विविधकर पूछ रहा है, तो विविधकर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसका मान रख देंगे, बी का मान -1 रखेंगे, -4 इंटू 1 इंटू -1, क्योंकि सी का मान -1 है, ये हो गया 1। माइनस का वर्ग हमेशा प्लस होता है, माइनस माइनस प्लस 4, 4 कितना आएगा, 5 आ जाएगा आपका। ये हमारा विविधकर को हम डी से दर्शाते हैं, तो डी बराबर आ गया +5, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, चौथा। ठीक है, 4 क्वेश्चन हो गए, हम लोग चलते हैं 5वें क्वेश्चन पे। ठीक है, आपकी स्क्रीन पे 5वां क्वेश्चन दिख रहा होगा। समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के मूल बराबर हैं यदि, कब बराबर होंगे, कब नहीं होंगे। देखिए ध्यान से, ये ऑप्शन है हमारे पास। हमने कहा कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के मूल बराबर है, तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि इसके मूल क्या है, बराबर है। जब इसके मूल बराबर होते हैं तो इसका जो विविधकर होता है 4ac वह 0 के बराबर होता है। तो यहाँ से बी स्क्वायर का अगर मान निकलिए माइनस में इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, प्लस में। ये स्क्वायर है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट, यानी अंडर रूट क्या हो जाएगा 4ac इन होगा आपका, देख सकते हैं आप। ठीक है, तब ये हो गया अंडर रूट बनेगा 4ac, तो ये बन गया b इक्वल टू 4 का वर्गमूल 2 होगा, अंडर रूट में क्या बच जाएगा ac, यानी ये ऑप्शन हमारा क्या होगा, सही होगा। क्योंकि यहाँ पे प्लस माइनस आएगा, लेकिन हमने प्लस माइनस इसलिए नहीं लिया क्योंकि इस ऑप्शन में प्लस माइनस का जिक्र नहीं किया गया, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, तीसरा सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इसके मूल होंगे। ठीक है, यानी कह रहा है कि ये जो इक्वेशन दिया गया, समीकरण दिया गया, इसके मूल कौन से होंगे, वास्तविक होंगे, बराबर होंगे, वास्तविक होंगे, भिन्न होंगे, वास्तविक नहीं होंगे, वास्तविक होंगे। ठीक है, चेक करते हैं हम लोग। सबसे पहले लिखेंगे 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0, फिर लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से तुलना करने पर, जब तुलना करेंगे तो a बराबर 2 आएगा, b बराबर -4 आएगा, c बराबर क्या आएगा 1। ठीक है, इसके मूल कह रहा है, सबसे पहले विविधकर निकालेंगे d, तो d बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालेंगे तो -4 का वर्ग करेंगे, क्योंकि b का मान -4 है, -4 इंटू 2 इंटू 1 हो जाएगा, तो 4 का वर्ग कर 16 हो जाएगा, और 4 दूनी 8। ठीक है, तो यहाँ से हमारा d की जो वैल्यू आएगी कितनी आ जाएगी, 8। ठीक है, अब लिखेंगे यहाँ पे चूँकि d क्या है, 0 से क्या है, प्लस 0 से बड़ा है, क्योंकि इसका मान प्लस में है तो बड़ा होगा, इसलिए इसके मूल वास्तविक और भिन्न होंगे, यानी असमान होंगे। ठीक है, अगर इसका मान माइनस में आता है तो काल्पनिक होगा। ठीक है, यानी वास्तविक नहीं है। अगर ये माइनस में होता है, ठीक है, तो इसके मूल क्या होते हैं, काल्पनिक होगा। 0 होता तो इसके मूल क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सही है, दूसरा सही है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, हम लोग स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपके। कह रहा समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12, एक्स स्क्वायर माइनस
7x प्लस 12 इक्वल टू 0 के मूलों के व्युत्क्रमों का योग बताना है। तो पहले मूल पता होना चाहिए, उसके बाद में उसके व्युत्क्रम करेंगे। ठीक, तो इसका मध्य पद तोड़ के हम गुणनखंड कर सकते हैं। 4 3 12, 4 और 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो इसको तोड़ देते हैं। -4x माइनस 3x प्लस 12 इक्वल टू क्या होगा, कैसे किया हमने, देखिए यानी कह रहा है कि दो ऐसे संख्या बताइए जिनका गुणा करने पे 12 आ जाए, यहाँ प्लस है तो जोड़ने पे कितना आ जाए 7। 4 3 12, 4 और 3 कितना हो जाएगा 7। अब यहाँ से x कॉमन करेंगे तो x माइनस 4 होगा, यहाँ से 3 कॉमन करेंगे तो x माइनस कितना होगा 4, बराबर में क्या आ जाएगा 0। तो यहाँ से कॉमन कर लिए x माइनस 4, तो ये बच गया x माइनस 3 बराबर 0। तो यहाँ से x माइनस 4 दोनों अलग अलग गुणा के रूप में है ना, दोनों का गुणनफल 0 है इसलिए अलग अलग 0 के बराबर हो जाएगा। ये देखिए ये जो गुणनखंड है ये द्विघात बहुपद में हमने बताया था। ठीक है, आप वहाँ से भी इसको समझ सकते हैं। एक 4 आ जाएगा और एक x बराबर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, अतः मूल क्रमशः अल्फा बराबर 4 होगा और बीटा बराबर कितना होगा 3। ठीक है, इसमें कह रहा है कि इसके मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल बताना। व्युत्क्रमों का योगफल यहाँ पे हेडिंग डाल देंगे, मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल लिख दिया मैंने। तो योगफल क्या हो जाएगा, दोनों का व्युत्क्रम 1/अल्फा और प्लस 1 क्या होगा बीटा। ठीक है, दोनों को रख देते हैं, 1/4 और प्लस 1/ कितना 3, तो हो जाएगा 3 एक कम 3, 4 एक कम 4 और 4 3 12, 4 3 7 कितना हो जाएगा हमारा 12। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका एक और तरीका होता है लगाने का। ठीक है, उसको भी हम बता देते हैं, वहाँ से भी आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, इसका एक और तरीका होता है, उसको भी हम बता देते हैं इसी में। ये दो तरीके से लगाए जा सकते हैं। जैसे समीकरण कह रहा है हमारा, ये इसका दूसरा तरीका हम बता रहे हैं। ठीक है, समीकरण कह रहा है कि x² माइनस 7x प्लस 12 बराबर 0। कह रहा है इसके मूलों के व्युत्क्रमों का योग। तो मानेंगे कि माना, इसके मूल क्रमशः अल्फा और बीटा है, इसलिए मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल। तभी इसका सूत्र होता है -b/a, इसका सूत्र होता है c/a। तो b की जगह 7 है, 7/1 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा c की जगह 12/1, यानी ये आ जाएगा 7 और ये आ जाएगा आपका 12। ठीक है, इन होगा, दोनों निकाल दिया मूलों का योगफल और गुणनफल। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे कि मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। इसको आप हल करेंगे तो अल्फा इंटू बीटा और अल्फा प्लस क्या आ जाएगा बीटा आ जाएगा। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान 7 है और इसका मान कितना है 12, तो ये भी आंसर आ जाएगा। तो दोनों तरीका से आप कोई भी तरीका एक लगा सकते हैं। ठीक है, हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। ये हो गया। ये आपके क्वेश्चन नंबर 8 स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ठीक है, कह रहा है दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योगफल 117 वर्ग मीटर। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि यदि उनके परिमापों का अंतर 12 मीटर हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। क्लियर, इन क्वेश्चन है। सबसे पहले हम भुजाओं को मान लेंगे, दो भुजाएं लेनी पड़ेगी।
जैसे फिर से एक बार समझ लिया, कर दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 117 वर्ग मीटर, यदि उनके परिमाप का अंतर 12 मीटर हो तो दोनों वर्गों की भुजा ज्ञात कीजिए। मान लीजिए पहले वर्ग की भुजा, सबसे पहले क्या करेंगे हम, मानेंगे कि माना पहले वर्ग की भुजा, कुछ मान लेते हैं हम अपने मन से, ठीक है। एक चीज़ याद रखिएगा, पहले मान लेंगे कि ये एक भुजा x है, ठीक है। उसके बाद परिमाप कर रहा है, तो वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणा भुजा और वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का वर्ग। इतना आपको याद होना चाहिए, क्योंकि वर्ग से रिलेटेड क्वेश्चन अगर पूछ रहा है तो उसका परिमाप और क्षेत्रफल आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले हम मान लेते हैं, माना लिख देते हैं यहाँ पे, माना पहले वर्ग की भुजा बराबर x मीटर, ठीक है, कोई दिक्कत। अब ध्यान रखेंगे, तथा पहले वर्ग का परिमाप भी ले लेते हैं। परिमाप कितना होता है, 4 गुणे भुजा यानी 4x मीटर। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ पे कह रहा है उनके परिमापों का अंतर, ठीक, दोनों जो वर्ग हैं उन दोनों वर्गों के परिमापों का अंतर, ठीक है। तो लगा लेते हैं, यहाँ पे लिख देंगे, चूंकि दूसरे वर्ग का परिमाप माइनस पहले वर्ग का परिमाप, कह रहा है दोनों वर्गों के परिमापों का अंतर कितना है, 12, ठीक है। तो इसका हमें पता नहीं है, दूसरे वर्ग का परिमाप हमें नहीं याद है, तो लिखेंगे दूसरे वर्ग का परिमाप, ये ज्ञात नहीं है हमें, अगर ज्ञात होता तो यहाँ पर रख देते, इसका ज्ञात है तो यहाँ पे 4x रख लेंगे तो बराबर 12 हो जाएगा। ये माइनस उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 4x + 12, ठीक। अच्छा, दूसरे वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 गुणे भुजा, ठीक है, ये दूसरे वर्ग का, ठीक है। अगर यहाँ से दूसरे वर्ग की अगर भुजा निकालते हैं हम, किस वर्ग के, दूसरे वर्ग की भुजा निकालेंगे, ऊपर से 4 कामन कर लेंगे तो x प्लस कितना आएगा, 4 × 12, बट्टे में 4, 4 4 कट जाएगा ना, तो दूसरा जो वर्ग होगा उसकी भुजा हो जाएगी x + 3 मीटर। क्लियर यहाँ तक, ठीक है। तो हमें दोनों मिल गया, पहले वर्ग की भुजा मिल गई 4 और दूसरे वर्ग की भुजा मिल गई x + 3। अब कर रहा है दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों का योग, ठीक, लिखेंगे चूंकि नहीं, प्रश्नानुसार लिखेंगे, प्रश्नानुसार कह रहा है दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों का योग, अभी लिख देते हैं चूंकि दोनों वर्गों के, दिख रहा है ना, ऊपर कर लेते हैं, दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों का योग कितना है, 117। तो दोनों का कर देंगे, पहले वर्ग की भुजा x है तो x का वर्ग और दूसरे वर्ग की भुजा x + 3 है तो x + 3 का वर्ग बराबर कितना हो गया आपका, 117, ठीक है। हल कर लेते हैं, x², ये a + b का होल स्क्वायर तोड़ेगा तो a² + 3 दूनी 6x और 3 3 9 बराबर 117। इसको जोड़ लो, 2x² होगा, प्लस में हो जाएगा 6x, प्लस में 9, ये प्लस में इधर आएगा तो -117 बराबर 0। अब यहाँ से कर लेंगे हम, तो यह हमारा आ जाएगा 2x² + 6x माइनस 117 में से 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा जी, 108 बराबर 0। अब 108 को 2 भागों में बांट दो ताकि गुणा करने पे 108 आ जाए। एक और यहाँ पे हम काम कर सकते हैं, यहाँ 2 से भाग दे सकते हैं, ठीक है। जब 2 से हम भाग देंगे तो सब में से 2 2 कम हो जाएगा, तो यहाँ x² हो जाएगा, यहाँ 2 × 6,
इसको देंगे तो 2 पच्चे 10, 2 चौको 8 बराबर 0। अब आ गया गुणा करने पे 54 और घटाने पे कितना 3 आ जाना चाहिए। तो जोड़िए कैसे होगा, 9 छक्के 54, 9 में से 6 गया 3, मध्य पर तोड़ देंगे इसका, प्लस 9x माइनस 6x माइनस 54 बराबर 0। तो यह आ जाएगा x कामन करेंगे तो x प्लस 9 होगा, माइनस 6 कामन करेंगे तो x प्लस कितना होगा 9 बराबर में 0। तो यहाँ से एक x प्लस 9 हो गया और ये x माइनस 6 बराबर क्या होगा 0। अब दोनों का अलग अलग 0 के बराबर कर लें आप, तो x प्लस 9 बराबर 0 और x माइनस 6 बराबर 0। तो यहाँ x बराबर माइनस 9 आएगा। तो कोई भी भुजा माइनस में नहीं होती है, इसलिए इसको हम अमान्य मान लेंगे। ठीक है, और यहाँ से निकालेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा 6। तो यह हमारा मान्य होगा। लास्ट में लिखेंगे अतः पहले वर्ग की भुजा बराबर 6 मीटर दिख रहा है। उसका बाद लिखेंगे तथा दूसरे वर्ग की भुजा, तो x प्लस 3 है ना, तो x प्लस 3 यानी 6 प्लस 3 यानी 6 3 9 मीटर, यानी पहले का 6 आएगा दूसरे का 9 आएगा। यह हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं हम लोग। ठीक है, ये मोटर बोट की क्वेश्चन है। कह रहा एक मोटर बोट जिसके स्थिर जल में चाल 18 किलोमीटर प्रति घंटा है, 24 किलोमीटर प्रति धारा के प्रतिकूल जाने में वही दूरी धारा के अनुकूल जाने की अपेक्षा 1 घंटा अधिक लेता है, तो धारा की चाल मान लेते हैं। यहाँ पे सॉल्व लिख दे। ठीक है, सबसे पहले मानेंगे, जो नहीं दिया जैसे पूछ रहा है यहाँ पे ना धारा की चाल, मानेंगे कि माना धारा की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा और मोटर बोट की चाल तथा ये दिया हुआ है मोटर बोट की चाल कितना दिया है 18 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, अब लिखेंगे धारा के अनुकूल चाल, मोटर बोट की धारा के अनुकूल चाल, तो 2 चाल निकलेगी। एक निकलेगा धारा के अनुकूल चाल, धारा के अनुकूल चाल कैसे, यानी जो नाव है वो धारा की दिशा में जा रही है, दोनों का धारा दोनों जो बढ़ जाएगा, नाव इतने चल रही है धारा इतने का है, दोनों का हम क्या कर देंगे जोड़ देंगे, तो यानी 1 किलोमीटर प्रति घंटा। उसके बाद कह रहा धारा के प्रतिकूल बोट की चाल यानी नाव की चाल। देखिए हमेशा बोट की चाल में से धारा की चाल को घटाना है। अभी नहीं कि यहाँ पे x माइनस 18 आप लिख दिए, तुरंत सवाल क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। हमेशा धारा की चाल को बोट की चाल से घटाना है, नाव की चाल से धारा की चाल को हमेशा घटाना है। अब क्या कह रहा है 24 किलोमीटर दोनों में जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत, दोनों में क्या जाता है 24 किलोमीटर ही जाता है। ठीक है, देखते हैं हम लोग क्या करना है। कह रहा है 24 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में कितना दूरी तय करता है 24 किलोमीटर, तो इसका समय निकालेंगे और दोनों समय कितने का होता है 1 घंटा अधिक लेता है। तो पहले दोनों का चाल समय निकालना, तो एक प्रतिकूल और अनुकूल। तो लिखेंगे धारा के, क्या लिखेंगे धारा के प्रतिकूल 24 किलोमीटर जाने में लगा समय, इसको मान लेते हैं t1। तो समय बराबर क्या होता है दूरी बट्टे
4 घंटा, क्योंकि ये प्रतिकूल की बात किया है ना। फिर लिखेंगे तथा धारा के अनुकूल अनुकूल 24 किलोमीटर जा रहा है ना, जाने में लगा समय, इसको मान लेते हैं T2 हम। ये हो जाएगा 24/18 प्लस x लिखिए या x प्लस 18 लिखिए, दोनों का निकल गया। ठीक है, अब लिखेंगे प्रश्नानुसार। अच्छा, एक बात बताइए, इसकी चाल ज़्यादा होगी, इसकी चाल कम होगी, तो किसका समय ज़्यादा लगेगा? इसका समय ज़्यादा लगेगा ना, क्योंकि 1 घंटा अधिक लेती है ना। अगर आपको यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा है क्वेश्चन, तो सिंपल समझिए, हमने कहा कि ये घट रहा है, यहाँ पे चाल क्या हो रहा है, घट रहा है, तो ये कम होगा, और ये क्या होगा, ज़्यादा होगा। ज़्यादा से जब भाग देते हैं तो ये संख्या कम हो जाती है, तो हमेशा जो माइनस वाला रहेगा, ये नीचे देखेंगे जो माइनस, उसमें से इसको घटा के 1 के बराबर कर देंगे। ठीक है, यानी कहने का मतलब हुआ कि प्रश्नानुसार में T1 जो होगा वो T2 माइनस कितना होगा, 1 के बराबर होगा। ठीक है, अर्थात दोनों का मान रख देंगे हम, यहाँ पर रख देंगे 24/18 माइनस एक्स, ये हो जाएगा 24/18 प्लस एक्स बराबर कितना, 1। अब यहाँ से 24 कॉमन कर लीजिए, तो ये बचेगा 18 माइनस एक्स माइनस 1/18 प्लस एक्स बराबर में 1। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। 24 गुणा में है, चाहे ऐसे ही रहने दीजिए या उधर भेज दीजिए, उससे कोई फर्क पड़ने वाला इसको नहीं है। ठीक है, अब यहाँ से इसको सॉल्व करो। अब यहाँ से इन दोनों का एलसीएम लेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे। ठीक है, करते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 24, देखिए यहाँ पे इसका गुणा इसमें करेंगे तो 18 प्लस एक्स हो जाएगा, यहाँ पे करेंगे तो 18 माइनस एक्स, तो यानी हो जाएगा ये 18 प्लस एक्स माइनस 18 प्लस एक्स पूरे का बट्टा, ये हो जाएगा 18 का वर्ग अब माइनस एक्स का वर्ग बराबर 1। क्यों? क्योंकि देखिए ये a प्लस बी है और ये a माइनस बी है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर है? ठीक है, अब यहाँ से हम सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है, ध्यान समझेंगे आप लोग। देखिए 18 से 18 कट जाएगा, x और x 2x होगा, और 24 दूना हो जाएगा आपका यहाँ पे कितना, 48x बराबर, इसको इधर भेजेंगे तो 18 का वर्ग करेंगे तो कितना होगा, 324। 324 अब माइनस में एक्स स्क्वायर, सब उठा के इधर लाइए, ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, ये प्लस में ही रहेगा, ये प्लस में इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस, बराबर में 0। अब कह रहा है 324 को ऐसे दो भागों में बांटिए कि गुणा करने पे 324 आ जाए, ठीक है, और घटाने पे कितना आ जाए, 48। तो कैसे होगा, खुद सोचिए। अगर आप एक काम कीजिए, 54 में से अगर 6 घटा देंगे तो 48 हो जाएगा। ठीक है, और 54 में अगर 6 का गुणा करेंगे तो 324 हो जाएगा। ठीक है, आपको आप यहाँ पे इसको कर लेंगे। ठीक है ना, समझ लीजिए यहाँ पे। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 54x माइनस में 6x माइनस 324 बराबर 0। तो यहाँ x कामन कर लेंगे तो x प्लस 54 हो जाएगा, माइनस 6 कामन करेंगे तो x प्लस 54 बराबर में क्या आ जाएगा, 0। तो ये x प्लस 54 यहाँ से कामन करेंगे तो यहाँ बच जाएगा x माइनस 6 बराबर 0। अब दोनों को अलग अलग 0 के बराबर कर लेते हैं हम। ठीक है, तो x प्लस 54 बराबर 0, तो आ जाएगा x बराबर माइनस 54। तो ये माइनस में आएगा तो उसको अमान्य, हमेशा माइनस वाले को क्या मानेंगे हम, अमान्य। और x माइनस 6 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 6 लिख देंगे। अतः धारा की चाल बराबर 6 किलोमीटर प्रति
घंटा। ठीक, तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में अच्छे से आया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप इसको दोबारा एक बार वीडियो को फिर से देख लेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप अच्छे से तैयार करके जाएंगे क्योंकि इसके एग्जाम में आने की संभावनाएं ज़्यादा हैं। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, अच्छे से पूरा एक में दिख रहा होगा ये। ठीक है, अगले क्वेश्चन यानी 10 नंबर पे हम लोग चलते हैं। देखिए ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, रेलगाड़ी की क्वेश्चन है। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन में से कोई ना कोई एक तो जरूर आपको मिलेगा एग्जाम में। ठीक है, जैसे उसको लगाया गया है सेम उसी बेस पे ये भी लगेगा, थोड़ा सा अंतर होगा, बाकी सब चीज़ सेम रहेगा। ठीक है, इसमें कह रहा रेलगाड़ी की एक रेलगाड़ी 63 किलोमीटर की दूरी किसी निश्चित औसत चाल से तय करती है और फिर 72 किलोमीटर की दूरी प्रारंभिक चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से तय करती है। यदि यह पूरी यात्रा 3 घंटे में तय करती है तो प्रारंभिक चाल, पहले सिंपल बता दे रहा है। मान लेंगे हम प्रारंभिक चाल x है। ठीक है, अब कह रहा है x मान लिया हमने प्रारंभिक चाल है, तो यहाँ पे कह रहा है कि एक रेलगाड़ी 63 किलोमीटर की दूरी किसी निश्चित औसत चाल से तय करती है। मान लेंगे वो निश्चित चाल क्या है x, औसत चाल क्या है x। ठीक है, तो यहाँ से सबसे पहले समय निकालेंगे। 63 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय, तो 63/x हो जाएगा। फिर 72 किलोमीटर जो है वो कितने घंटे में तय करती है, 6 घंटा अधिक हो जाता है, अधिक लेती है यहाँ पे। तो x में जो मानेंगे उसमें 6 जोड़ देंगे, तो 72/x प्लस 6 हो जाएगा। अब बराबर में कितना कर लेंगे 3। ठीक है, तो पहले दोनों का T1 T2 निकालेंगे, समय निकालेंगे और दोनों समय को जोड़ करके किसके बराबर कर देंगे 3 के। तो मानेंगे कि माना रेलगाड़ी की प्रारंभिक औसत चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक आपको? आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब लिखेंगे कि 63 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय, यानी इसी चाल से चल रही है ना, तो ये पे लिख देते हैं हम कि 63 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय, इसको मान लेंगे T1। तो 63 दूरी बट्टा 4, इतने घंटे लगेंगे। ठीक है, अब कह रहा है जब चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो तो रेलगाड़ी की औसत चाल, जब अधिक करेंगे तो पहले x था, अब 6 किलोमीटर बढ़ गया, 6 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ गया, तो x प्लस कितना हो जाएगा 6 किलोमीटर प्रति घंटा। अब कह रहा है कि यह जो जब चाल बढ़ रहा है तो कितना किलोमीटर दूरी तय कर रही है 72 किलोमीटर। तो अब लिखेंगे अब 72 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय। ठीक है, तो इसको मान लेंगे T2 बराबर क्या हो जाएगा 72/x प्लस 6 घंटे। अब यहाँ पे लिख देंगे प्रश्नानुसार। कह रहा है कुल समय, यानी कुल यात्रा में कुल समय कितने घंटे का लग रहा है 3 घंटे का लग रहा है। ठीक है, तो लिखेंगे कि कुल समय कितने का है 3 घंटे, यानी T1 प्लस T2 बराबर कितने घंटे, कुल का मतलब दोनों जोड़ेंगे ना, दोनों को जोड़ दीजिए। ये हो गया 63/x प्लस 72/x प्लस 6 बराबर कितने 3 घंटे। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब आगे क्या करेंगे हम। ठीक है, अब इसका एलसीएम लेंगे। ठीक है, एलसीएम लेके हम गुणा भाग कर लेंगे। उससे पहले एक और काम कर सकते हैं हम, 3 से भाग भी कर सकते हैं। अगर 3 से भाग करेंगे
ठीक है, या यहाँ से अगर 9 आप कॉमन करके उधर भेज देंगे, बात वही होगा। ठीक है, 3 से भाग दे दीजिए, 3 दूनी 6 हुआ, 3 एकम 3 प्लस 3 दूनी 6 और 3 चौको 12 और x प्लस कितना 6 बराबर में कितना आ जाएगा 1, क्योंकि हमने 3 से इसमें क्या कर दिया, भाग कर दिया। यहाँ पे समझ में आ गया, यहाँ पे लिख सकते हैं आप 3 से दोनों पक्षों में भाग देने पर। ठीक है, समझ में आया आपको इतना। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब यहाँ से इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, इसका गुणा इसमें कर देंगे, इसका गुणा इसमें कर देंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे आप लोग, तो ये हो जाएगा 21 गुणे x प्लस 6 अब प्लस 24x बराबर, इन दोनों गुणा कर देंगे x इंटू एक्स प्लस 6 का, क्योंकि इधर यहाँ पे 1 है ना, यहाँ पे क्या आपका 1 है। ठीक, जब 1 है तो इन दोनों का गुणा करके 1 भेजेंगे तो सेम होगा, कोई अंतर नहीं होगा उसमें। ठीक है, तो इसका गुणा कर लेते हैं आप, 21 एक कम 21 और 6 दूनी 12, 6 एक कम 6 और 6 दूनी 12 प्लस 24x बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 6x, सबको इधर लाओ। पहले इसको लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 6x। अब ये इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस 4 1 5 और 2 2 4 अब माइनस 126 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 45 में से 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा 39x माइनस 126 बराबर में 0। ठीक है, अब इस दोनों का देखिए, इसका ऐसे दो भागों में गुणा कीजिए ताकि गुणा करने पे 126 आ जाए, यहाँ माइनस है ना, तो घटाने पे कितना आ जाएगा 39। सोचिए क्या क्या होगा, 42 में अगर 3 का गुणा करेंगे तो इतना आ जाएगा। ठीक है, अब 42 में 3 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 39। तो 42x प्लस 3x माइनस में 126 बराबर 0। यहाँ से x कॉमन कर लिए तो x माइनस 42 होगा, यहाँ से 3 कॉमन करेंगे तो ये हो जाएगा 3 चौको 12 3 दूनी 6। अब यहाँ से x माइनस, यहाँ से हम x माइनस 42 कॉमन कर लेंगे तो ये बच जाएगा हमारा x प्लस 3 बराबर 0। दोनों को अलग अलग 0 के बराबर कर लीजिए। ठीक है, x प्लस 3 बराबर 0, तो यहाँ x बराबर माइनस 3 आएगा ना, जो कि अमान्य हो जाएगा। हमने बोला कि जो माइनस में रहेगा वो क्या हो जाएगा अमान्य, और ये माइनस में इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा प्लस में, यानी x बराबर कितना आ गया, लिख देंगे अतः रेलगाड़ी की प्रारंभिक औसत चाल कितने की होगी 42 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 11 पे। ठीक है, रेलगाड़ी वाला क्वेश्चन से तैयार करके जाएंगे आप लोग, अगर कोई दिक्कत होता है फिर एक बार रिपीट कर दिया जाएगा उसको। कर 2 क्रमागत सम धन विषम पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग। देखिए एक चीज़ याद रखिए, ये सम और विषम वाला एक क्वेश्चन जरूर आता है, तो हमें यहाँ पे एक चीज़ बताते हैं, अगर वो सम पूछेगा या विषम पूछेगा, मानना एक ही वर्ड है। ऐसे किताब में अलग अलग मान लेता है, सम के लिए अलग मानता है, विषम के लिए अलग मानता है, लेकिन ऐसा आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे बस आपका कन्फ्यूजन दूर हमेशा रहेगा कि सम पूछे या विषम पूछे, हम मानना एक ही है। ठीक है, जो भी हम मानेंगे उसी के लिए मानेंगे कि माना 2 क्रमागत धन विषम पूर्णांक बराबर, पहला x मानेंगे, दूसरा आपका x प्लस 2 मानेंगे। वो सम कहेगा या विषम कहे उससे आपको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। सम कहेगा तब भी यही मानना, विषम कहेगा तब भी यही मानना। ठीक है, आपका 1% भी सवाल गलत होने का चांसेस नहीं होगा। ठीक, कह रहा प्रश्नानुसार
कह रहा है दोनों के वर्गों का योग कितना है 290, यानी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर बराबर 290। हल कर लें, ये ए प्लस बी का एक्स स्क्वायर 4x प्लस 4, ये प्लस में इधर आएगा तो कितना आ जाएगा माइनस, तो x और x कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया प्लस 4x, ये घटाएंगे तो कितना आ जाएगा माइनस में 286 बराबर 0, क्योंकि 10 में से 4 गया 6 या 8। ठीक है, अब 2 से भाग कर लें तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 एक कम 2, 2 चौको 8, 2 तिहाई 6, ये हमारा टूट गया। ठीक है, अब इसका हमें क्या करना है, मध्य पर तोड़ देना है। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? इसका हमें क्या करना है, अब मध्य पद क्या करना है, तोड़ लेना है। ठीक है, तो कह रहा है गुणा करने पे 143 आना चाहिए, घटाने पे 2 आना चाहिए, तो 13 और 11 हो जाएगा आपका। तो एक्स स्क्वायर प्लस में 13x ठीक है, अब माइनस में 143 बराबर 0। यहाँ से हम x कॉमन कर लेंगे तो x प्लस 13 हो जाएगा, माइनस 11 कॉमन करेंगे हम तो x माइनस प्लस कितना हो जाएगा 13 बराबर 0। दोनों अलग अलग 13 कर लें, 13 कॉमन कर लेंगे तो x माइनस कितना बचेगा 11 इक्वल टू 0। दोनों का अलग अलग 0 के बराबर कर लें, x प्लस 13 बराबर 0 और x माइनस, सॉरी यहाँ माइनस है, माइनस 11 बराबर क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ से x बराबर 11 आ जाएगा। फिर एक बार रिपीट करते हैं, माइनस है। ठीक है, आप यहाँ पे प्लस नहीं समझेंगे, माइनस है। और यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा माइनस 13, जो कि क्या हो जाएगा हमारा अमान्य। तो लास्ट में लिख देंगे अतः दो क्रमागत धन विषम पूर्णांक क्रमशः पहला तो 11 हो जाएगा और दूसरा 11 और प्लस 2, यानी पहला 11 हो जाएगा और दूसरा कितना होगा 13। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये भी समझ में आया होगा अच्छे से। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, और क्वेश्चन है का इसमें, अब शायद नहीं होना चाहिए, देख लेते हैं। एक क्वेश्चन आपका और होना चाहिए इसमें। ठीक है, एक क्वेश्चन इसमें है आपका 12 नंबर, जो कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। कह रहा है ऐसी दो संख्याएं ज्ञात की जिनका योग 27 और उनका गुणनफल कितना है 182 हो। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक, एक और क्वेश्चन है इसमें, 1 मिनट, ना एक और क्वेश्चन है, ये आपका 13 नंबर है, एक और क्वेश्चन है, ध्यान नहीं दिया। ठीक है, तो कर एक नाव स्थिर जल में चाल इतना किलोमीटर प्रति घंटा है, यदि धारा की दिशा में 22 किलोमीटर और धारा की विपरीत दिशा में 15 किलोमीटर 5 घंटे में जा सकती है, तो धारा की चाल। देखिए, अभी जो हमने एक क्वेश्चन बताया था मोटर बोट वाला, ये आपका क्वेश्चन दोनों देखिए, ये मोटर बोट का हमने अभी बताया आपको, और ये क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा 9 नंबर और 12 नंबर। ठीक है, यहाँ नाव की जगह पर मोटर बोट दिया है, स्थिर जल में चाल सेम वही है, 8 की जगह पे 18 दिया हुआ है, फिर यहाँ पे 24 किलोमीटर, इसमें 22 दिया हुआ था, यहाँ पे 24 दिया है, यहाँ पे कितना दिया है 22। अब धारा के विपरीत दिशा, धारा की विपरीत दिशा को हम प्रतिकूल कहते हैं और धारा की दिशा को हम कहते हैं अनुकूल, तो ये अनुकूल हो जाएगा और ये अनुकूल, इसको हम प्रतिकूल बोलेंगे और इसको हम क्या बोलेंगे धारा की दिशा को अनुकूल बोलेंगे। ठीक है, सेम जैसे ये लगा वैसे ये भी लगेगा, इसको आप लोग लगा कर होमवर्क रहेगा आपके लिए, ये 12 नंबर क्वेश्चन HW रहेगा, जैसे ये बना वैसे आप इसको बनाएंगे। अगर आपको नहीं आता है तो आप कमेंट सेक्शन में इसको कमेंट करेंगे सर क्वेश्चन नंबर 12 में बताएं, तो हम पुनः इसका एक वीडियो बना के आपको सेंड कर देंगे। ठीक है, जैसे हम लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं।
ये क्वेश्चन नंबर आपका क्या है 12, 13 नंबर। 12 आप लोग अपने मन से बनाएंगे, 13 नंबर हम बता रहे हैं। कह रहा है ऐसे दो संख्याएं ज्ञात कीजिए, तो मान लेते हैं इसमें दो संख्या पूछ रहा था, माना पहली संख्या, गलती लिख दिया हमने, पहली संख्या बराबर x तथा दूसरी संख्या। ध्यान समझेंगे, कह रहा है दोनों का योग 27 है। ठीक है, हमने मान लीजिए दो संख्याएं आपके पास है, जैसे इस पे हमने कहा कि पहली संख्या आप प्लस दूसरी संख्या दोनों का योग कितना है 27 है। हमने पहले को x मान लिया, तो यहाँ से हम दूसरा निकाल सकते हैं, क्योंकि ये प्लस में है, इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा माइनस में, तो ये दूसरी संख्या मिल जाएगी ना। ठीक है, तो दूसरी संख्या हो जाएगी हमारी 27 माइनस x। क्लियर है। अब लिख देंगे प्रश्नानुसार, कह रहा है इन दोनों संख्याओं का गुणनफल 182 है, तो x गुणे 27 माइनस एक्स बराबर 182। हल कर लेते हैं, x और x का करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 27 का x में करेंगे तो प्लस 27x हो जाएगा, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस 182 बराबर 0। माइनस भाग दे देते हैं, चिन्ह बदल जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 बराबर 0। ये हमारा इक्वेशन बन के तैयार हो गया। क्लियर है आपको। अब कह रहा है कि 182 को दो भागों में बांटिए कि गुणा करने पे 27 आ जाए। ठीक है, गुणा करने पे आपका 27 आ जाए, सॉरी गुणा करने पे 182 आ जाए और जोड़ने पे कितना आ जाए आपका 27 आ जाए। तो कैसे होगा बताइए। अगर आपको नहीं समझ में आया होगा ये चीज़, तो इसको हम एक बार पूर्ण रूप से बता देते हैं। 182 है, इसका हम गुणनखंड कर लेंगे, 2 9 18, 2 एकम 2 हो जाएगा। ठीक, फिर ये 7 से कट जाएगा, 13 7 91, 13 हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा, 7 दूना 14 और गुणे क्या हो जाएगा 13, 14 और 13 जोड़ने पे क्या हो जाएगा 17 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको तोड़ लेंगे हम, एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x और प्लस 182 बराबर में क्या कर लेंगे हम 0 कर लेंगे। यहाँ से x कामन कर लेंगे तो x माइनस 14 हो जाएगा, माइनस 13 कामन कर लेंगे तो x माइनस 14 बराबर में क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ से x माइनस 14 निकल जाएगा बाहर, तो बचेगा x माइनस 13 बराबर 0। दोनों का अलग करेंगे तो x बराबर x माइनस 14 बराबर 0 होगा और x माइनस 13 बराबर क्या होगा 0। तो x बराबर 14 आ गया और एक x बराबर 13। तो लिख लेंगे अतः पहली संख्या 14 होगा तो दूसरी संख्या कितनी होगी 13। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे पूरा। ठीक है, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आए होंगे। ये द्विघात समीकरण का 1 शॉट वीडियो है। इसके अलावा आपको द्विघात समीकरण में कुछ पढ़ के एग्जाम के लिए नहीं जाना है। हम आशा करते हैं कि इसी में से सारा क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ जाएगा। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।